बच्चों, आज हम लोग उत्तरवर्ती गुप्त युग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो उत्तरवर्ती गुप्त युग है, इसका जो समय आप देख रहे हैं, ये 467 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी अर्थात 550 ईस्वी तक है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्ववर्ती युग का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त थे। और आपको याद रखना होगा कि स्कंदगुप्त के मरते ही, जब ये स्कंदगुप्त मरते हैं तो इसी के साथ गुप्तों के पतन की पटकथा भी लिख दी जाती है। ठीक है, क्योंकि गुप्तों ने स्कंदगुप्त के काल तक तो विकास किया था, मतलब उत्थान किया था, लेकिन इनके मरते ही जब पुरुगुप्त का शासन शुरू हो रहा है, ये आप देख रहे हैं पुरुगुप्त लिखा हुआ है, तो पुरुगुप्त से ही इनके विनाश की कहानी शुरू होती है। देखिए, यहाँ कोई मैटर बहुत प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैटर यहाँ प्राप्त है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने लिखा हुआ है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त लिखा हुआ है। अब ये जो पुरुगुप्त हैं, हमें इनके बारे में जानना है। तो ये जानना है कि इनका टाइम पीरियड क्या है। 467 ईस्वी है से कब तक है? 476 ईस्वी है, लगभग 10 साल है। अगर हम पुरुगुप्त का परिचय दें, पुरुगुप्त को आप पढ़ रहे हैं, तो पुरुगुप्त का अगर हम परिचय दें तो आपसे ये कहेंगे कि यह स्कंदगुप्त के भाई हैं। भाई हैं अर्थात ये किसके बेटे हुए? आप कहेंगे कि ये बेटे हैं कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त की पत्नी है अनंत देवी। अनंत देवी, तो अनंत देवी और कुमारगुप्त की संतान है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त है। ठीक है बच्चों, इसमें अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक मैटर है कि देखिए, जो पुरुगुप्त की मुद्राएं हैं, इससे ये बौद्ध मतावलंबी सिद्ध होते हैं। क्लियर ना? बौद्ध मतावलंबी सिद्ध हो रहे हैं। तो अब आप एक ये देखिए कि अब तक जो पूर्ववर्ती गुप्त थे वो वैष्णव थे। जब वैष्णव मतावलंबी थे तो वो युद्धप्रिय भी थे, लेकिन जैसे ही पुरुगुप्त बौद्ध हुए तो ये शांतिप्रियता के रास्ते पर चल बैठे। जैसे ही ये शांतिप्रियता के रास्ते पर चलेंगे, जाहिर सी बात है विनाश की कहानी शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम आपको और ज़्यादा मैटर नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है। बच्चों, इसके बाद जो अगला शासक आएगा, वो अगला शासक कौन होगा? तो अभी यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, कुमारगुप्त सेकंड। देखिए, ये आ गए कुमारगुप्त सेकंड। तो अगर हम कुमारगुप्त की बात, सेकंड के टाइम पीरियड की बातें करें तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुमारगुप्त यही नहीं कन्फर्म है कि वह गुप्तों के शासक थे भी या कोई सामंत थे, ये भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कुमारगुप्त भी बौद्ध हैं। ठीक है, और इनके बारे में इनका जो नाम का चर्चा है, वो नाम की चर्चा कहाँ है? आप कहेंगे कि सर सारनाथ अभिलेख में है। सारनाथ अभिलेख में है। तो बच्चों, अगर हम सारनाथ अभिलेख में देखें तो कुमारगुप्त सेकंड को क्या कहा गया है? महाराज कहा गया है। महाराज कहा गया। ठीक है, तो ये एक विवाद उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, कि महाराजाधिराज एकाएक महाराज में कैसे उत्पन्न हो गया, मतलब एक सामंत कैसे हो गया? ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि क्या कुमारगुप्त सेकंड गुप्तों की वंशावली में आता भी है या नहीं भी आता है? ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। अब हम आपसे बात करेंगे उत्तरवर्ती युग के अंतिम महान शासक बुद्धगुप्त की। ठीक है,
तो आइए हम लोग देखते हैं बुद्धगुप्त को। तो हम देखें यहां लिख दिए हैं बुद्धगुप्त। अब बुद्धगुप्त का जो समय है, ठीक है, टाइम पीरियड है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। 477 ईस्वी से इनका ये समय शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, आप कहेंगे थोड़ा लंबा समय इनका 495 ईस्वी है, ठीक है। 77 से 495 ईस्वी तक इनका शासन है। इनके जो फादर हैं, पिता हैं, वो पुरुगुप्त थे, पुरुगुप्त थे। क्लियर हो गया। और जो माँ है, ये माँ है इन चंद्र देवी। तो ये चंद्र देवी, क्लियर, चंद्र देवी। तो पुरुगुप्त और चंद्र देवी की संतान है बुद्धगुप्त। क्लियर। और आप देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि यह उत्तरवर्ती गुप्तों के अंतिम शक्तिशाली शासक हैं या अंतिम महान शासक हैं। इनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, आप कहेंगे कि सर अभिलेख से मिलती है। क्लियर। तो अब अभिलेख इनके दो हैं। एक तो स्तंभलेख, अभिलेख में आप दो कर दीजिए, ऐसे दो। एक आप कर दीजिएगा क्या, स्तंभलेख, और दूसरा आप कर दीजिएगा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। तो बच्चों, जो अगर हम स्तंभलेख की बात करें, ठीक है, स्तंभलेख की बात करें, तो देखिए जो स्तंभलेख है, देखिए हमने लिख दिया स्तंभलेख। तो स्तंभलेख इनके दो हैं, दो हैं। एक सारनाथ है, सारनाथ स्तंभलेख, क्लियर हो गया। और दूसरा है एरण अभिलेख, एरण स्तंभलेख, क्लियर। और ताम्रपत्र में भी दो ही ताम्रपत्र भी हैं इनके, और वो है एक दामोदरपुर और दूसरा है पहाड़पुर। दामोदरपुर और दूसरा है पहाड़पुर, क्लियर। ये दो इनके ताम्रपत्र हैं, ठीक है, जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी उपाधि क्या है, किसकी, बुद्धगुप्त की उपाधि क्या है, तो आप कहेंगे सर सोने के सिक्कों पर या स्वर्ण सिक्कों पर इनकी उपाधि श्री विक्रम दर्शाई गई है, श्री विक्रम यह दर्शाई गई है। क्लियर हो गया। अब इनका धर्म क्या है, बुद्धगुप्त का धर्म क्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी बौद्ध मतावलंबी हैं। हमें ये जानना होगा कि क्या है ये, तो आप कहोगे कि सर ये बौद्ध मतावलंबी हैं, ठीक है। अब इनका कार्य क्या है, बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने कुछ कार्य किया है, तो आप कहिएगा यस सर कार्य किया है। क्या कार्य किया है, तो आप कहोगे कि सर नालंदा जो महाविहार है, नालंदा महाविहार, क्लियर। तो नालंदा महाविहार के लिए इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया है, या आप कह सकते हैं कि दान दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है या दान दिया है, ठीक है। और नालंदा विहार जो महाविहार है या विश्वविद्यालय है या महायान का ऑक्सफोर्ड हमने आपको कल कहा था, ठीक है। तो नालंदा महाविहार के प्रांगण में इन्होंने बुद्ध की ताम्र मूर्तियों का निर्माण कराया था, बुद्ध की ताम्र मूर्तियों का निर्माण कराया था, ठीक है, तांबे की मूर्तियों को स्थापित कराया था। लेकिन बच्चों एक चीज हमको याद रखना होगा कि बुद्धगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में, क्या आपको याद रखना है, बुद्धगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में गुप्त साम्राज्य यह 3 भागों में बंट जाता है, 3 भागों में यह बंट जाएगा, क्लियर। एक की राजधानी होगी पाटलिपुत्र, दूसरी होगी मालवा, और तीसरी जो राजधानी है वो बंगाल को केंद्र बना करके शासन किया जा रहा है। तो पाटलिपुत्र से कौन शासन कर रहा है, आप कहेंगे नरसिंह बालादित्य शासन कर रहे हैं, नरसिंह बालादित्य शासन कर रहे हैं। और मालवा से कौन कर रहा है,
आप कहेंगे भानुगुप्त शासन कर रहे हैं। और बंगाल से कौन शासन कर रहा है? आप कहेंगे सर वैन्यगुप्त शासन कर रहे हैं। इसका मतलब आपने देख लिया कि गुप्त साम्राज्य विखंडित हो चुका है। तो अब हमको याद रखना है कि हमको नरसिंह बालादित्य के बारे में जानना है। तो नरसिंह बालादित्य ये बौद्ध मतावलंबी है, बौद्ध मतावलंबी हैं। लेकिन बच्चों एक अपवाद आ रहा है, एक विवाद आ रहा है, अपवाद आ रहा है। क्या आ रहा है कि इनके जो सिक्के हैं नरसिंह बालादित्य के, इन सिक्कों पर जयति जय लिखा है, जयति जयति जय लिखा है। और एक और चीज हुई है कि इसी सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति भी है। तो आप देखिए, हैं तो ये बौद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध मतावलंबी हैं, लेकिन इनके सिक्कों पर ठीक है कमल पर आसीन लक्ष्मी है और उस पर उपाधि लिखी है जयति जय, ठीक है, और इस पर लक्ष्मी की आकृति भी है। यहां हमको एक और चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? नरसिंह बालादित्य के काल में हूणों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर हूणों का आक्रमण हो रहा है, हूणों का, ठीक है। अब इस हूणों का नेता कौन है? आप कहोगे कि सर मेहर कुल है, मेहर कुल है। अब इसमें होगा क्या, इसका परिणाम क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि सर मेहर कुल हार जाएंगे, हारेंगे, गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन जो नरसिंह बालादित्य की मां है, ठीक है, वो अहिंसा का संदेश देती हैं और कहती है कि नहीं, इनको मुक्त कर दिया जाए। और परिणाम क्या होता है कि नरसिंह बालादित्य ने अपनी मां के कहने पर मेहर कुल को मुक्त कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। इससे ज्यादा मैटर यहां प्राप्त नहीं है। अब हमको भानुगुप्त की बात करना है। तो बच्चों ये भानुगुप्त कहां पर शासन कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि भानुगुप्त ये मालवा में शासन कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये मालवा में शासन कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने निश्चित कर लिया था, निर्धारित कर लिया था, ठीक है, कि वे मालवा को किससे मुक्त करा देंगे? हूणों से मुक्त करा देंगे, ठीक है। तो मालवा को हूणों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, ठीक है। और इसी युद्ध को प्राचीन भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है किसको? मालवा में, मालवा को मुक्त, हूणों से मुक्त कराने के लिए भानुगुप्त ने जो युद्ध लड़ा था, उसी युद्ध को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इसी संग्राम में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज मार दिए गए थे। कौन मार दिया गया था? गोपराज, ये मार दिए गए। तो जब गोपराज मारे गए या शहीद हो गए, मारना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, शहीद हो गए, ठीक है, तो इनके शहीद होने पर इनकी पत्नी सती हो गई, सती हो गई। गोपराज की पत्नी सती हो रही है। और यह विवरण कहाँ दिया गया है? एरण अभिलेख में दिया गया है, ठीक है, एरण अभिलेख में दिया गया, एरण अभिलेख में दिया गया है। ये एरण अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का है, एडी का है। क्लियर हो गया? तो ये थे भानुगुप्त। अब जहाँ तक वैन्यगुप्त की बातें आती हैं कि वैन्यगुप्त ये बंगाल से शासन कर रहे हैं, लेकिन हमको वैन्यगुप्त में मैटर बहुत कम प्राप्त है। पहली चीज़ तो जो वैन्यगुप्त है ये हैं कौन? तो ये पुरुगुप्त के बेटे हैं। देख रहे हैं आप, पुरुगुप्त का बेटा है कौन? वैन्यगुप्त। और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आप कहेंगे बंगाल में एक स्थान है कुमिल्ला, कोमिल्ला, और कुमिल्ला में है गुंधर अभिलेख, गुंधर अभिलेख। और इसी गुंधर अभिलेख से, इसी गुंधर अभिलेख से नहीं, किसी गुंधर अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? वैन्यगुप्त की जानकारी मिलती है। अब ये जो गुंधर अभिलेख है यह ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। फिर अब आइए कुमारगुप्त थर्ड के बारे में जानते हैं। तो बच्चों जो कुमारगुप्त थर्ड हैं, हम लोग इनके बारे में जाने तो हम ये जानेंगे कि जो कुमारगुप्त थर्ड हैं इनका विवरण कौन देता है?
आप कहेंगे वेन सॉन्ग देते हैं, लिख देते हैं पहले कुमारगुप्त थर्ड। तो कुमारगुप्त थर्ड जो है इनका विवरण कौन दे रहा है? आप कहोगे कि सर वेन सॉन्ग दे रहे हैं। वेन सॉन्ग किस में दे रहे हैं? अपनी किताब CUK में दे रहे हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे क्या बताते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि यह नरसिंह बालादित्य का बेटा है, नरसिंह बालादित्य का बेटा है। और इसकी पुष्टि कहाँ से हो जाती है? पुष्टि ह्वेनसांग के इस दृष्टिकोण की जो ह्वेनसांग सूचना दे रहे हैं उसकी पुष्टि कैसे होती है? तो आप कहेंगे कि सर भीतरी के राजमुद्रा अभिलेख से, भीतरी राजमुद्रा से, ठीक है। अब इनकी उपाधि आप याद रखेंगे। इनकी उपाधि क्या है? दो उपाधियों को उन्होंने धारण किया था, एक है परम भागवत, परम भागवत, और दूसरा है क्रमादित्य, क्रमादित्य। ये इन्होंने दो उपाधियों को धारण किया है, ठीक है। इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो है विष्णुगुप्त। क्लियर? तो इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त के काल तक आते आते जो ये कुमारगुप्त थर्ड के बेटे हैं, पहले तो ये तो जानते ही हैं आप। विष्णुगुप्त के काल तक आते आते जो गुप्त अर्थव्यवस्था है ये दयनीय स्थिति में आ गई, और इनके काल में सिक्के में केवल 43% ही शुद्धता रह गई और शेष जो है अशुद्ध हो गए, और यहाँ पर हमें जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। और विष्णुगुप्त के साथ ही गुप्त साम्राज्य ये छोटे छोटे भागों में बट गया, ठीक है। और इस प्रकार से एक बार भारत, ठीक है, पुनः विखंडित हो गया, और अब ये जो विखंडित होंगे पुनः इसे एकता के सूत्र में हर्षवर्धन जरूर पिरोने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अब बच्चों हमने ये मैटर देख लिया। अब देखिए हमारे सामने एक टॉपिक आता है, ठीक है, कि अब हम गुप्तों के कल्चरल मैटर का अध्ययन करें। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं गुप्तों का प्रशासन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन, कालीन प्रशासन, ठीक। तो जो हम गुप्तकालीन प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो गुप्त सम्राट हैं, गुप्त सम्राट हैं, इनके अंदर तीनों सत्ताएं निहित थी। तीनों सत्ताएं निहित थी मतलब सत्ता तीन होती हैं। एक होता है विधायिका, मतलब लेजिस्लेटिव होती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, और जो तीसरी सत्ता होती है वो होती है न्यायपालिका। ठीक ना? तो ये सारी सत्ताएं किसके अंदर हैं? गुप्त सम्राट के अधीन नहीं थे। क्लियर हो गया? तो जब गुप्त सम्राट के अधीन निहित है तो गुप्त सम्राट क्या है? निरंकुश है, निरंकुश है। और याद रखिएगा कि वह जमी पर देवता अपने को कहता है। क्या कह रहा है वो अपने आप को? जमी पर वो देवता बताता है अपने आप को। ठीक बच्चों, अब हमको एक चीज यहां पर थिंक करना है हमें कि मौर्य सम्राट अपने को देवता नहीं मानता, श्रेष्ठ मानव मानता है, लेकिन यह अपने को देवता मानते हैं। फिर लेकिन यहां हमको याद रखना है, जो चीनी यात्री है फाहियान, बौद्ध भिक्षु है फाहियान, ये कहता है कि इसके अंदर कार्यपालिका की दोनों शक्तियां निहित हैं। फाहियान कहता है कि कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव की दोनों शक्तियां अर्थात सामान्य प्रशासन और सैन्य प्रशासन ये दोनों निहित हैं। क्लियर? कौन कह रहा है? फाहियान कह रहा है। ठीक है, अब जब हम इतनी बातें जान गए तो हमको ये देखना है कि गुप्तकालीन जो सम्राट हैं ये क्या उपाधियां धारण करते हैं। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो सम्राट हैं इनकी उपाधि क्या है?
तो बच्चों इनकी उपाधि है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की टाइटल धारण करते थे। एक तो ये बड़ी टाइटल धारण करते थे, दूसरी इनकी जो टाइटल थी वो एकराट की थी, एकराट। और तीसरी क्या थी? चक्रवर्तिन थी, चक्रवर्तिन। लेकिन हमको एक उपाधि और याद रखना है, और वो है प्रयाग प्रशस्त में दी गई है देव। ये अपने को देव मानते थे, देवता मानते थे। कहाँ लिखा है देव? आप कहेंगे सर प्रयाग प्रशस्त में है। ठीक है, जब आपने इतनी चीजें याद रखी तो आप याद रखिएगा जो गुप्त जो प्रशासन है उसमें समता नहीं थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था अगर हम बात करें गुप्तों की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो आप कहेंगे कि सर राजनीतिक व्यवस्था में हमको ये चीज याद रखना है। देखिए जो गुप्त राजनीतिक व्यवस्था है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये एक समान नहीं है। देखिए जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में सामंत है, मतलब गुप्त जनता पर शासन नहीं करते। पहली बात तो आप याद रखिएगा, गुप्तों ने जनता पर शासन नहीं किया है, गुप्तों ने सामंतों पर शासन किया है। तो उत्तर भारत के जो सामंत हैं ये अधीनस्थ हैं, बहुत हद तक इनके नियंत्रण में हैं, इनकी कठपुतली हैं। लेकिन जो दक्षिण भारतीय सामंत हैं यह इनकी तुलना में, मतलब उत्तर भारतीय सामंतों की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं, अधिक स्वतंत्र हैं। ये भी आपको समझ में आ गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है और यह बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो गुप्तकालीन जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, आइए हम उसे देखते हैं। तो देखिए गुप्तकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो बच्चों अगर हम गुप्तकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करें तो हमको याद रखना है कि जो सम्राट है, सम्राट, तो सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था? मंत्री होते थे। सम्राट की सहायता के लिए कौन होता है? मंत्री होते हैं। मंत्रियों को ये क्या कहते थे? सचिव कहते थे। गुप्त काल में मंत्रियों को सचिव कहा जाता था। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मंत्री का मतलब सलाहकार, लेकिन ये सलाहकार नहीं है, ये तो एक सर्वेंट है उनके, एक नौकरशाह तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, और अब आप याद रखिएगा एक और अधिकारी आएगा, अमात्य। अब ये अमात्य क्या है? आप कह सकते हैं कि सर ये बड़े अधिकारियों का एक समूह है और इसी बड़े अधिकारी से सचिवों या मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती थी। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है अधिकरण है। ठीक है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए हैं मैटर को। अधिकरण, अधिकरण क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे केंद्र के जो विविध विभाग हैं, विविध विभाग हैं, तो उस विविध विभाग का, विविध विभागों का जो कार्यालय है उसी को अधिकरण कहा जाता था। जो विविध विभाग हैं उन विभागों का जो कार्यालय है उसे अधिकरण कहा जाता था। ठीक है, और प्रत्येक अधिकरण की अपनी सील होती थी, आज भी होती है। प्रत्येक अधिकरण की अपनी सील या मोहर होती थी। ठीक है, और इन्हीं मोहरों पर तत्कालीन अधिकारियों का नाम खुदा हुआ है। ठीक है, तत्कालीन जो अधिकारी हैं उनके पद के बारे में हमको जानकारी मिलती है, किससे? अधिकरणों द्वारा जारी की गई सील के द्वारा हमको तत्कालीन अधिकारियों के जानकारी प्राप्त होती है। अब किन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त होती है हमको वह जानना है। एक तो है कुमारामात्य, कुमारामात्य, मात्य। इसका स्तर क्या है? वर्तमान आईएएस अधिकारियों जैसा यह एक बड़ा पद है। ठीक है, और इसका जो कार्यालय था या ऑफिस थी उसे कुमारामात्याधिकरण कहा जाता था, कुमारामात्याधिकरण कहा जाता था। और बच्चों यह कुमारामात्याधिकरण जो है यह सिक्के भी जारी करती थी। ठीक है, क्योंकि प्रयाग से कुमारामात्याधिकरण के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। महासेनापति, महासेनापति, तो हमको ये भी जानना है कि जो महासेनापति है इसी को याद कर दीजिएगा, इसी को बलाधिकृत भी कहा जाता था, बलाधिकृत भी कहा जाता था। ठीक है ना, और ये जो है इसके अधीन
3 प्रकार की सेना रहती थी, मतलब गुप्तों की जो सेना थी वो उस 3 प्रकार की थी। ठीक है, कौन कौन? एक थी पदाधी, पदाधी मतलब पैदल सेना, और दूसरी उसकी फौज क्या थी? अश्वारोही थी, अश्वारोही। और तीसरी फौज क्या थी? गजारोही, गजारोही। तो गजारोही का जो प्रमुख हुआ करता था उसको पीलूपति कहा जाता था, पीलूपति। और अश्वारोही के प्रमुख को भटासोपति कहा जाता था। ठीक है, और पदाधी मतलब पैदल जो सेना थी उसके जो प्रमुख थे, हेड थे, उनको पायकाधिपति कहा जाता था, पायकाधिपति कहा जाता था। क्लियर हो गया? अब बच्चों हमको एक चीज याद रखना है, सैनिक को वहां क्या कहा जाता था? आप कहेंगे कि सर सैनिक को वहां चाट कहा जाता था। देखिए, पुलिस को नहीं, सैनिक को, पुलिस को भाट कहा जाता था। और जो सैन्य टुकड़ियां होती थी, सैन्य टुकड़ी, उनको चमू कहा जाता था। चमू क्या कहा जाता था? चमू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हमको एक और बात याद रखनी है, महादंड नायक। ठीक है, तो लेकिन एक चीज हमको और जान लेना चाहिए कि इनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं। तो अस्त्र शस्त्र में यार कुछ नहीं, परशु है, परशु इनका एक शस्त्र है, सर है, ठीक है, अंकुश है। ठीक है, अब ये क्या था ये सब जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, और वैसे नाराज भी है इनका, नाराज। क्लियर? अब हमको बच्चों क्या चलना चाहिए? हमको आगे चलना चाहिए, मतलब परशु, सर, अंकुश, नाराज और तोमर, ये गुप्तों के अस्त्र शस्त्र हैं। ठीक है, अब हमको अगला जो पोर्शन देखना है वो अगला एक अधिकारी देखना है। तो अगला अधिकारी है महादंड नायक। महादंड नायक को भी, ठीक है, ऑफिसों से प्राप्त मोहरों से जानकारी उनके बारे में मिल जाती है। तो आइए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, महादंड नायक। तो आप याद रखिएगा, जो महादंड नायक है, प्लीज याद रखिए कि महादंड नायक क्या है। आप कहोगे कि सर ये न्याय व्यवस्था को संभालता है, न्याय व्यवस्था को संभालता है। ठीक है, और न्यायाधीशों को क्या क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था, केवल दंड नायक कहा जाता था, और सर्वदंड नायक भी कहा जाता था। किसको? ठीक है, न्यायाधीशों को। ठीक है, और अब हम देखेंगे दंडपाशिक। दंडपाशिक, ये दंडपाशिक क्या है? आप कहोगे कि सर ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। और बच्चों जो हमको यहाँ पर याद रखनी है वो याद रखना है कि जो पुलिस होती थी उस पुलिस को क्या कहा जाता था? भाट कहा जाता था। चाट सैनिक को कहा जाता था, और भाट किसको कहा जाता था? तो आप कहेंगे पुलिस को लिए कहा जाता था। पुलिस की यह सामान्य संज्ञा हुआ करती थी। ठीक है, और अब हम लोग अगली बात करेंगे। ठीक है, महासंधि विग्रहक कौन था? तो आइए देखते हैं महासंधि विग्रहक। तो देखिए, अगर हम बात करें महासंधि विग्रहक की, संधि विग्रहक की बात करें, तो बच्चों हमें याद रखना है कि यह विदेश मामलों को देखता था, विदेश मामले को देखता था, और यह युद्ध और शांति का भी मंत्री हुआ करता था। ठीक है, और इस पद पर हरिसेन रहे हैं, वीरसेन शैव रहे हैं, पृथ्वीसेन रहे हैं। और ये हरिसेन से लेकर के और पृथ्वीसेन तक ये क्या है? सब एक वंश प्रणाली से जुड़े हुए हैं। लगता है कि जो बड़े पद हुआ करते थे वो वंशानुगत रूप से चलते थे। अब विनय स्थिति स्थापक, तो विनय स्थिति स्थापक का कार्य क्या था? तो आप कहेंगे सर ये धार्मिक मामलों और अनुशासन को मेंटेन करता था, बनाता था। भंडागाराधिकृत, ठीक है, भंडागाराधिकृत। तो ये जो भंडागाराधिकृत है ये क्या करता है? जाहिर सी बात है कि भंडारों का रखवाला है। जो शाही स्टोर हाउस हैं या वेयर हाउस हैं या अन्नागार हैं, उनकी व्यवस्था यही देखता था। और एक और अधिकारी की जानकारी मिलती है और वो है महाछपटलिक। महाछपटलिक क्या है? आप दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो आय व्यय की बात कर लीजिएगा और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि यह रिकॉर्ड कीपर भी है। ठीक है ना? और खाद टपाकिक नाम का एक अधिकारी है। तो आइए देखते हैं खाद टपाकिक कौन है। तो बच्चों देखो, ये खाद्य, ठीक है, और
टपाकिक। तो जो खाद टपाकिक नाम का अधिकारी है, यह शाही जो रसोइयाँ है उसका ये मुख्य प्रबंधक हुआ करता था। ठीक है। प्रतिहार, अब ये जो प्रतिहार है यह शाही महल का अंगरक्षक था, शाही महल का ये रक्षक था, और प्रतिहार का जो प्रमुख हुआ करता था वह महाप्रतिहार था। ठीक है ना, क्लियर। तो आपको हमने ये चीज़ें बता दिया। ठीक है कि केंद्रीय प्रशासन इनका कैसा चलता था। हाँ, आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि केंद्र का अंतिम जो अधिकारी था वो था गोप था। केंद्र का जो अंतिम अधिकारी है ये गोप है, और गोप का कार्य क्या था, ये अनेक गांवों का समूह था, और केंद्रीय व्यवस्था का, ठीक है, यह सबसे छोटा अधिकारी था। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है, कि इनका जो क्षेत्रीय प्रशासन है वह कैसे संचालित होता था। ठीक है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।